आदत डाल लो। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं कायनात अंसारी। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत में तीसरी बार लॉकडाउन किया गया है। ये लॉकडाउन 4 मई से शुरू होकर 14 दिन तक जारी रहेगा, यानी 17 मई तक देशवासियों को और लॉकडाउन में रहना होगा। लेकिन ये लॉकडाउन पिछले 2 लॉकडाउन से कई मायनों में अलग है। 40 दिन पहले जो समझ केंद्र और राज्य सरकारों ने महामारी से लड़ने के लिए विकसित की थी, अब उस पर अर्थव्यवस्था की चिंता हावी होती जा रही है। शायद यही वजह है कि केंद्र और राज्य सरकारों ने कुछ नियम और शर्तों में ढील देकर लॉकडाउन 3 में छूट देते हुए इसे हटाना शुरू कर दिया है। लॉकडाउन का तीसरा फेज शुरू हो चुका है, लेकिन इस बार गंभीरता उतनी नहीं दिख रही है जितनी पहले नजर आई थी। लॉकडाउन के पहले चरण में केंद्र की गाइडलाइन को सभी राज्यों ने एक समान फॉलो किया था, लेकिन तीसरे चरण तक आते आते अब उस पालन में असमानता दिखने लगी है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि केंद्र ने ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन के हिसाब से देश को अलग अलग जोन में रखा था और इसी के हिसाब से लॉकडाउन 3 के दौरान कुछ रियायतें देने की बात कही थी, जिसमें रेड जोन को किसी तरह की कोई छूट नहीं थी। देश की राजधानी दिल्ली में रेड जोन में इसे पूरी तरीके से रखा गया है। सभी 11 जिले रेड जोन में शामिल हैं, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली सरकार ने उन तमाम रियायतों को देने की यहां घोषणा कर दी है जो केंद्र की गाइडलाइन के हिसाब से ऑरेंज जोन में दी जानी थी। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का तर्क था कि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए अर्थव्यवस्था को खोलने की तैयारी करनी होगी। लॉकडाउन 2 के दौरान ही हरियाणा सरकार ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए धीरे धीरे कल कारखानों को खोलने से शुरुआत कर दी। कुल मिलाकर अब राज्य सरकारें कुछ अपने तो कुछ केंद्र के हिसाब से आगे बढ़ रही हैं। सबसे ज्यादा हैरान और परेशान करने वाला जो फैसला था वो ये था कि शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, जिसने पहले ही दिन सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। केंद्र और राज्य सरकारों के फैसलों में यह अंतर उस वक्त है जब पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 2553 नए केस मिले हैं और मरीजों की संख्या 2 दिन के अंदर 37,000 से बढ़कर 42,000 का आंकड़ा पार कर चुकी है। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, लेकिन अब सरकारों को अर्थव्यवस्था की चिंता सता रही है। ये चिंता जायज भी है, लेकिन सवाल फिर वही आ जाता है कि क्या अब जान से ज्यादा जहान हो गया है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक निजी चैनल को दिए अपने इंटरव्यू में साफ तौर पर कहा कि कोरोना से लड़ाई के खिलाफ अब जो उनकी रणनीति है उसमें लॉकडाउन जैसी चीज उतनी ज्यादा मीनिंगफुल नजर नहीं आती है, उतनी ज्यादा मायने नहीं रखती है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लॉकडाउन के लगाए रखने से कोरोना खत्म नहीं होगा, अब हमें कोरोना के साथ जो है जीने की आदत डालनी होगी। तो लॉकडाउन को लेकर और इसको दी गई छूट को लेकर यहाँ पर अलग अलग तर्क भी और जो चिंताएं हैं वो भी सामने आ रही हैं। केंद्रीय जो स्वास्थ्य मंत्री हैं हर्षवर्धन, उन्होंने क्या कहा, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इसको लेकर क्या कहा, चलिए पहले वो आपको सुनवा देते हैं, उसके बाद करते हैं चर्चा की शुरुआत। इसके ऊपर कुछ भी कमेंट करना मेरे लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि उसको पॉलिटिकल स्टेटमेंट की तरह लिया जाएगा। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मैं ऐसा मानता हूं कि दिल्ली भी देश के गिने चुने उन प्रदेशों में से है जहां की कोरोना की स्थिति को अभी काबू करने के लिए और बहुत कुछ और ज़्यादा गंभीरता से करने की आवश्यकता है। और उस नाते इस लॉकडाउन 3 के अंदर दिल्ली जैसी जगह में मेरे विचार में व्यक्तिगत तौर पर कम से कम छूट जो है इसको अभी लिबरलाइज करने के लिए दी जानी चाहिए। तीसरे लॉकडाउन में हरियाणा में छूट दी गई है बाजार खोलने की, दुकानें खोलने की। इससे काम और ज्यादा मुश्किल हो गया है और सच मानो तो मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तो एक तरफ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी दिल्ली सरकार ने जो छूट यहां पर दी है उसे जरा सोच समझकर लागू करने की जरूरत है और इसे एकदम से नहीं दिया जाना चाहिए। दूसरी तरफ हरियाणा के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को भी आपने सुना, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कुछ छूट यहां पर जरूर दे दी गई है, लेकिन
सही मायने अगर देखा जाए तो सही मायनों में उन्हें इससे डर लग रहा है। तो क्या हमें अब लॉकडाउन के उठते रहने का इंतजार करना चाहिए? धीरे धीरे करके ये खत्म हो रहा है, लेकिन मामले जो है वो तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। मामलों में कमी नहीं आई है, लेकिन लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाना शुरू हो चुका है। लॉकडाउन 3 की अगर बात करें तो ये कितना ज्यादा प्रभावी होने वाला है या सिर्फ खाना पूर्ति रहने वाला है, इसी पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे। और कई मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ भी चुके हैं। नेहा दुआ हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता जुड़ चुकी हैं। अनुज अत्रे कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ यहाँ पर थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे। सीमा गिल वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गई हैं और डॉक्टर रोहित भयाना अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं, आप भी थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं सवाल यहाँ पर करना चाहूंगी, जो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ी हुई हैं सीमा गिल जी। सीमा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि ये जो लॉकडाउन 3.0 अब शुरू हुआ है, तीसरा चरण यूं कहें कि पार्ट 3 शुरू हो गया है लॉकडाउन का, लेकिन क्या आप इसे उतना प्रभावी देख रही हैं या उतना आप मानती हैं कि इससे फायदा होने वाला है जितना पहले 2 लॉकडाउन के दौरान हमने देखा? देखो कायनात, आज जिस तरीके से लोग सड़क पे निकल के आए हैं, आपने देखा होगा कि जिस तरीके की जो पिक्चर्स रोड से आई है निकल के बॉर्डर पे, जिस तरीके से गाड़ियां रोडों पे दिखाई दे रही थी और उसके साथ साथ लेकर शॉप पे लोगों का जो हुजूम इकट्ठा हो गया, ये देखकर बड़ा मैं व्यक्तिगत तौर पे चिंतित हूँ और मुझे लगता है हम सभी चिंतित हैं इससे लेके कि अगर हम इस तरीके से जिम्मेदारी निभाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से हम इससे लड़ पाएंगे। लॉकडाउन 3 में जो रियायतें दी थी वो इस वजह से दी थी कि बहुत सारी ऐसी दिक्कतें थी जो सरकार की तरफ से और आम जनता की तरफ से आ रही थी, उन सब पे किसी तरीके से काबू पाया जाए। अर्थव्यवस्था को जो बिल्कुल खत्म हो चुकी है या रुक चुकी है उसको वापस पटरी पे लाने की कोशिश की जाए। लेकिन जिस तरीके से आज जनता ने अपनी जिम्मेदारी का बिल्कुल भी आभास ना करते हुए रोड पर प्रदर्शन किया है, उसको देख के लगता नहीं है मुझे कि हमारा जो लॉकडाउन 3 है, मुझे तो उल्टा इसका लग रहा है कि जो हमने अभी इतने 2 महीने में जो स्ट्रगल किया है पिछले, उन सबको जीरो कर दिया है आज लोगों ने। मुझे लगता है क्योंकि आज सरकार के साथ साथ जो हम आम आदमी हैं, हमें ज्यादा जरूरत है कि हम किस तरीके से, अगर किसी भी तरीके से सरकार को रियायत बरतती है तो उसको जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करें। बट आज बहुत दुखद लग रहा है मुझे देख के ये बहुत एक्सेप्शनल है कि हम लोगों से ये उम्मीद रखें या जताएं कि वो पूरी जिम्मेदारी से अपना काम जो है करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान भी हमने देखा कि लोगों को बार बार समझाने की जरूरत पड़ी, सख्ती भी यहाँ पर बढ़ती गई। अब कुछ रियायतें जब सरकारें यहाँ पर दे रही हैं, उन रियायतों का फायदा तो उठाना लाजमी ही है। तो आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि सरकार ने ये जो रियायतें दी हैं ये देने में जल्दबाजी अभी कर दी? सरकार की तरफ से जो मुझे लगता है कि जो स्टेप जो सबसे ज्यादा जो नेगेटिव मुझे लग रहा है कि ठीक है वो रेवेन्यू के हिसाब से बहुत अच्छा हो सकता है उनके लिए, लेकिन उन्होंने जो लीकर शॉप को खोलने के लिए जो सबसे पहले रखा है वो एक नेगेटिव स्टेप है, क्योंकि जिम्मेदारी के एहसास में आपके जो मोरल वैल्यूज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब हम भारतीय संदर्भ में चीजों को देखते हैं। तो सरकार की तरफ से जब पहली एक तरह से फ्रीडम जो हुई है उसमें लीकर शॉप को रखा है, तो लोगों के जो विवेक पे जो एक क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए था वो कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन का जरिया बन गया है लोगों को ये। लेकिन हम सब क्योंकि एज ए कॉमन व्यक्ति मुझे लगता है कि हमारे ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो तो अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, उनके पास वो सारे प्रोविजंस हैं जिसके तहत वो अपने आप को सेव रख सकते हैं, लेकिन आम जनता जब इस तरीके से सड़क पे आती है तो उसका इम्पैक्ट आम जनता पे ही पड़ेगा। वो जो भीड़ में खड़े हुए लोग हैं वो सब अपने अपने घर में बीमारी या मौत का जो सामान है वो लेके वापस जा रहे हैं, उनको ये समझना पड़ेगा। तो जब हम अपने लिए खुद जिम्मेदार नहीं होंगे तो हम किसी से क्या उम्मीद करें। जब हमें सरकार ने अगर कोई गलत स्टेप उठाया भी है, मैं मानती हूँ कि बहुत सारी कमियां सरकार की तरफ से रही हैं, वो हर बार रही हैं, क्योंकि वो हर बार जब भी स्टेप उठाते हैं तो उससे पहले उनके पास प्रॉपर ना गाइडलाइंस होते हैं, ना उनके पास कोई आंकड़े होते हैं कि किस तरीके से रिएक्शंस होंगे, और प्लान ए अगर फेल होता है तो उसके बाद प्लान बी कोई ऐसा होना चाहिए जो इमीडिएट इम्पैक्ट में आ जाए। लेकिन वो उस सब में सरकार हर बार फेल हुई है, इस बार भी वही हुआ। लेकिन सीमा जी, क्या लग रहा है इन सब को देख करके, ये जो तस्वीरें आज दिखाई दी हैं कि सरकार भी अंधेरे में तीर चला रही है, अभी उसे खुद पिक्चर क्लियर नहीं हुई है? हाँ, सरकार में चारों तरफ से दबाव है और दबाव में सरकार अपने विवेक को शायद इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, या उनके पास जो सिस्टम है, उसके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रही है।
आपके पास जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इतनी जो मैन पावर होती है, आपके डिपार्टमेंट के जो स्पेशलिस्ट आपके पास होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि जब इस तरह की परिस्थितियां आती हैं तो आप उससे किस तरीके से लड़ेंगे। आज सारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है, आपके पास सीनियर आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आपके पास स्पेशलिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, वो सब आप अगर उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, उनके जो स्किल्स हैं उनका इस्तेमाल अगर सरकार नहीं कर पाएंगे तो सरकार का फेलियर तो इसको कहेंगे आप, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना राज्य सरकारों का या फिर केंद्र सरकार का, दोनों तरफ से। क्योंकि देखिए ये किसी एक की लड़ाई नहीं है। अगर केंद्र सरकार कोई भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करती है तो राज्यों पर ही वो इम्प्लीमेंट होगी, राज्य सरकारें उसका एग्जीक्यूशन कैसे करती हैं ये उनकी जवाबदेही होगी। सीमा जी, तो लगता नहीं कि यहाँ तक आते आते दोनों के ही केंद्र और राज्य सरकारों के सुर जो है अब बदल गए हैं, आपस में अब मेल नहीं खा रहे हैं? हाँ, दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि राजनीति जिस तरीके से होने लगी है, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम जिस तरीके से स्टार्ट कर दिए गए हैं, मुझे लगता है कि अब पार्टी बड़ी हो गई है और कोरोना और कोविड-19 छोटा होने लगा है, तो ये दुखद है। क्योंकि अगर आप इस तरीके से बात करेंगे और इस तरीके से अगर राजनीति करेंगे तो फिर हम हल नहीं निकाल पाएंगे। जो आज सबसे जरूरी है, हमको बिल्कुल ये जरूरी है कि आपको कुछ इस तरीके से प्रावधान करने हो जहां आम आदमी अपनी बेसिक जरूरतों के लिए पूर्ति करे, उसके पास काम होना चाहिए। लेकिन वो काम क्या हो ये जिम्मेदारी सरकार की है। उसमें मुझे नहीं लगता है कि लीकर शॉप बहुत इंपॉर्टेंट था कि आप उसको खोल देते, आप उसको बाद में खोल सकते थे, उसको तीसरे चौथे चरण में जाके खोलते। आप पहले, उससे पहले बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां से रिवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। आज आप 100% की जगह 50% रिवेन्यू जनरेट करते हैं, लेकिन एक जिम्मेदारी की भावना अगर आम आदमी के मन में आती है तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी एक बहुत बड़ी कड़ी है। अगर वो किसी भी तरीके से गैर जिम्मेदार होता है तो आपकी सारी जो पॉलिसी है वो बेकार हो जाती हैं। आपने अभी तक जितना भी सेक्रीफाइस किया है सरकारों ने या आम आदमी ने, वो सब बेकार हो जाता है, उस सबको जीरो कर देता है। बिल्कुल। अनुज अत्रे, कांग्रेस नेता, और डॉक्टर रोहित भयाना, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। नेहा दुआ जी से मैं सवाल करना चाहूंगी, बीजेपी की प्रवक्ता है। नेहा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ वक्त पहले ही ये मंत्र दिया था कि जान भी और जहान भी, लेकिन अब लगने लगा है जिस तरह के फैसले अभी लिए गए हैं लॉकडाउन पार्ट 3 को लेकर, उससे जहान पहले हो गया है, जान बाद में आ गई है। ऐसा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने पहले जान है, उसके बाद जहान पे इसीलिए कोशिश जारी की गई है। सबसे पहली फर्स्ट प्रायोरिटी जब लॉकडाउन किया गया उससे अगले दिन ही जैसे मजदूरों को दिक्कतें आई, मजदूर 3-4 दिन बाद निकल पड़े, तो ये सब मद्देनजर रखते हुए विपक्ष ने जब बहुत हमले किए, और तो हमने ठीक है, हमने विपक्ष को ये भी कहा कि हमें कुछ है ऐसी जो सलाहें हैं, एक इकट्ठी रणनीति बनाते हैं इससे लड़ने के लिए, क्योंकि इसमें ना राज्य सरकारों से केंद्र को लड़ना चाहिए, ना केंद्र को राज्य सरकार से लड़ना चाहिए, तो आपस में मेलजोल करके ही कुछ किया जा सकता था। तो सलाह ली गई। अब बात ये आती है कि जान के साथ जहान भी उतना ही जरूरी है जितनी जान जरूरी है, क्योंकि अर्थशास्त्री रोज बैठ के या विपक्ष बैठ के रोज ये बात करते थे, जैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी कि आप टेस्टिंग कीजिए, टेस्टिंग कीजिए, टेस्टिंग कीजिए, आप लॉकडाउन नहीं कीजिए। देखिए, लॉकडाउन जो था वो सबसे बड़ा तरीका था कि हिंदुस्तान में कोरोना ना फैले, उसको रोकने का जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी वो लॉकडाउन ही था। और रही बात टेस्टिंग की, वो भी उतनी ही जरूरी है, लेकिन राहुल जी को ये समझना बहुत जरूरी है कि अमेरिका जैसे इतना बड़ा देश और विकसित देश वो सिर्फ टेस्टिंग ही करता जा रहा था, जिसका परिणाम यह है कि आज 68,000 मौतें उसकी वहां हो चुकी हैं, जो बहुत अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है, और वो सिर्फ टेस्टिंग पे जोर दे रहे हैं। उन्होंने लॉकडाउन अब जाके कई हिस्सों में लॉकडाउन किया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री लेकिन हमारे यहाँ भी ऐसा नहीं है कि मामलों में स्थिरता आई है या कम हुए हों, लगातार मामले बढ़ रहे हैं, और हम अब क्या कर रहे हैं, हम लॉकडाउन को धीरे धीरे करके हटा रहे हैं। हम लॉकडाउन को देखिए धीरे धीरे इसलिए ताकि जान के साथ जहान की भी जरूरत है, तो लोग कल को जैसे लोगों को जीने की आदत पड़ जाए, जैसे कोरोना अभी 4-6 महीने जाने नहीं वाला, तो उसके लिए जो रणनीति बनाई गई है वो यही है कि जहाँ पर ग्रीन जोन है वो जोन खोल दिए जाए, वहाँ पे कारोबार खोल दिया जाए। सिर्फ लिकर शॉप ही नहीं, बहुत सारे ऐसे कारखाने हैं, कंस्ट्रक्शन का काम है जिसे सरकार लेकिन जो फैसला केंद्र की ओर से लिया गया, जो लिकर शॉप्स को लेकर किया गया, शराब के ठेकों को कि जो रेड जोन में होंगे वो भी खोले जाएंगे। सभी राज्य सरकारों ने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए केंद्र से बहुत अपील करी, तो उनकी बहुत अपील के बाद आप देखिए तीसरे चरण, कोई पहले तो इस अपील को देखते हुए क्या यहाँ पर लाखों जिंदगियों को रिस्क पर लिया जा सकता है
क्या नहीं, वो भी रेवेन्यू के लिए केंद्र ने इतना बड़ा रिस्क लेना ये सही लग रहा है आपको? सही बिल्कुल कदम नहीं। लग रहा है? केंद्र ने पहले ही गाइडलाइंस दे दी है कि अगर हम खोल के देखेंगे, अगर 2-3 दिन में आपने ये जो ग्रीन जोन को ऑरेंज में कर दिया तो ये बंद हो जाएगा। तो ये तो आपके हाथ में है, जनता के अपने हाथ में है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग, और राज्य सरकारों के हाथ में है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जबरदस्ती, चाहे प्यार से चाहे जबरदस्ती से करवाए लोगों से। अदरवाइज ये अगर ऐसा होता है कि हमने आज छूट दी है तो उस छूट का अगर कोई नाजायज फायदा उठाता है तो उसको रेड जोन दोबारा घोषित कर दिया जाएगा और बंद कर दिया जाएगा। ये केंद्र सरकार ने पहले ही घोषित यानी कर एक दिया और है। एक्सपेरिमेंट तो ये- शुरू हो गया है। उस ये एक तरह एक्सपेरिमेंट से का राज्य- रिजल्ट क्या निकलेगा अभी हम उस बारे ये में कुछ नहीं दिनों जानते, में- लेकिन हम वो हाँ। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जी जी, क्योंकि देखिए एक्सपेरिमेंट करना भी जरूरी है, क्योंकि लोगों को इस वक्त खाने के साथ साथ आगे आमदनी का भी जरिया, देश जो है आर्थिक संकट से, सिर्फ देश ही नहीं पूरी दुनिया आर्थिक संकट से निपट रही है और बाकी कंट्रीज की जो इकोनॉमी है वो माइनस में जा रही है। भारत की इकोनॉमी माइनस में तो नहीं है, लेकिन हाँ हालात जो हैं वो बहुत बिगड़े हुए हैं। उनको थोड़ा सा पटरी पे लाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से ये पहल की गई है और मैं इसका स्वागत करती हूँ कि कुछ कामों को खोला गया है, और लेकिन गाइडलाइंस दी गई है कि आप 30% स्टाफ के साथ या 35% स्टाफ के साथ अपना ऑफिस खोल सकते हैं। मास्क लगा होना चाहिए, हाथ सैनिटाइज करके अंदर आए, एक दूरी जो डिस्टेंस है 2 मीटर का, वो सभी इसका पालन करें। जो लोग नहीं ये करते तो फिर उस जोन को चाहे ग्रीन आज बना दिया गया, उसको दोबारा रेड घोषित कर दिया जाएगा। वो आपके अपने हाथ में, जनता के अपने हाथ लेकिन में। नेहा जी, यहाँ पर भले ही स्टाफ को लेकर के क्राइटेरिया फिक्स कर लिया गया हो, तय कर लिया गया हो, लेकिन टेस्टिंग को लेकर अभी भी कोई एक क्राइटेरिया तय नहीं किया गया है कि कहाँ कहाँ पर किस किस जगह पर कितनी की जाएगी, किन किन लोगों की पहले की जाएगी। जहाँ मैं आपको बता दूं, जहाँ जहाँ रेड जोन है, वो चाहे एक मोहल्ला हो, एक जिला हो या एक कस्बा हो, उसमें पूरे मतलब चाहे एक बंदे को निकला है कोरोना, लेकिन उस पूरे एरिया को टेस्टिंग की जाएगी वहां पर। और यही प्रक्रिया हर राज्य में और हर जिले में बोल दिया गया है कि यही रणनीति कि हर रोज कम से कम नहीं तो 1 लाख किट जो है, 1 लाख टेस्टिंग होनी बहुत जरूरी है। अभी ये आंकड़ा बहुत जल्दी अगले हफ्ते तक बढ़ जाएगा, क्योंकि जो चाइना से पहले रैपिड टेस्ट किट बनवाई वो ठीक नहीं निकली थी, जिसके बाद आईसीएमआर ने उसे कैंसिल करके अब जो हिंदुस्तान में बनी हुई किट है, विख्यात से आज या कल में आना स्टार्ट हो गई है। और अब तो ये जो आप है, भी मानती ये हैं कि प्रक्रिया- अभी हमारा टेस्टिंग प्रोसेस स्लो है, इसी वजह से इतनी तेजी के साथ जो आंकड़े आने चाहिए थे, अभी तक सामने आ जाने चाहिए थे, वो नहीं आए हैं। काफी जैसे ही हद टेस्टिंग तक- तेजी से काफी शुरू हद तक होगी, कंट्रोल, ये पता जी। चलना शुरू हो जाएगा कौन कौन लोग इन्फेक्टेड हैं, और जी। अभी उन्हीं लोगों के साथ में हम ये रिस्क लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि जो छूट यहाँ पर लॉकडाउन 3 के अंदर दी गई है, वो लोग भी उस छूट के अंदर घूमेंगे, बाहर एक दूसरे से मिले जुलेंगे, और अगर संक्रमण उनमें है तो वो दूसरों को भी संक्रमित कर देंगे। नहीं, इसके लिए तो वो राज्य सरकारों को बोला गया ना कि जहां भी आपने पहले ये 3 चरण का जो 2 चरण का दिया गया लॉकडाउन, उसका मकसद ही यही था, ढूंढो, फाइंड आउट करो कि कहाँ कोरोना का एक भी संदिग्ध है, मरीज है, या उसको जरा भी लक्षण है या लक्षण नहीं भी है। आपने उस एरिया को आइसोलेट करना है, उस बंदे को आइसोलेट करना, पूरे एरिया को लेकिन आइसोलेट सीमा जी, करना। अभी तक मामले कई ऐसी बढ़ते जगहों से जा भी रहे निकल के हैं। सामने आते जा रहे हैं। जो अभी तक ऑरेंज जोन में थी वो क्षेत्र भी अब रेड जोन की तरफ जो है अग्रसर हो गए हैं। वो अनुज दिल्ली अत्रे का हमारे साथ, दुर्भाग्य जी है आऊंगी जो आपकी तरफ। अनुज अत्रे हमारे साथ तबलीगी जुड़े जमात- हुए हैं, कांग्रेस के नेता। अनुज जी, क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ पर सरकार की इस बदली हुई नीति रणनीति पर, और जिस तरीके से ये जो लॉकडाउन पार्ट 3 शुरू हुआ है इसको लेकर? चलिए, हमारा संपर्क टूट गया है, दोबारा उनसे संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे। डॉक्टर रोहित भैया हमारे साथ, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर कि अभी जिस तरीके से सारा प्रोसेस ये चल रहा है, लॉकडाउन पार्ट 3 में बहुत सारी छूट जो है सरकार की ओर से दे दी गई है। अब नियम भी केंद्र और राज्य सरकारों के यहाँ अलग अलग दिखाई देने लगे हैं। ऐसे में क्या लगता है यहाँ पर कि अभी किस तरह की स्थिति में हम प्रवेश कर सकते हैं या कर गए हैं? कायनात जी, मैं इस स्थिति को एक सेंटेंस में बयान करूंगा जी। वी आर फाइटिंग ए फायर ब्लाइंड फोल्डेड। बहुत अहम सेंटेंस है, इसको ध्यान से सुनिएगा। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, वी आर फाइटिंग ए फायर ब्लाइंड फोल्डेड। हम लोग एक जंग आंखों से पर लड़ रहे पट्टी हैं, बांधी हुई है। जी। आंखों पे पट्टी बांध के जंग से लड़ रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं।
मैंने अभी बीजेपी के प्रवक्ता जी को सुना, सीमा जी को भी थोड़ा सा सुना, शुरू का पार्ट नहीं सुन पाया सीमा जी का। जी। मैं अनफॉर्चुनेटली विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स बीजेपी के प्रवक्ता नेहा जी से सहमत नहीं हूं काफी बातों पे। मेरे विचार में it is a big policy failure from the central government at multiple levels and on multiple counts and on multiple dates. Right from the beginning, शुरू से जब से कोरोना की दस्तक हमारे मुल्क में हुई है, तब से हम लोग एक फॉल्टी पॉलिसी के हिसाब से चल रहे हैं। लॉकडाउन में हमने देरी की, लॉकडाउन का इम्प्लीमेंटेशन ध्यान से नहीं किया, टेस्टिंग नहीं की। आज हम कह रहे हैं हमने 1 मिलियन टेस्ट कर लिए हैं। 1 मिलियन टेस्ट कितने दिनों में किए हमने? आप बाकी कंट्रीज की पॉपुलेशन को कंपेयर कीजिए, उनकी पॉपुलेशन के बजाय आपकी कितनी पॉपुलेशन है और उन्होंने कितनी जल्दी अपने पर 100,000 पॉपुलेशन में कितने टेस्ट किए, आपने पर 100,000 पॉपुलेशन में कितने टेस्ट किए। आप उस आंकड़े को कंपेयर कीजिए। जब तक आपके पास यही नहीं पता कि दिल्ली शहर में या हरियाणा प्रदेश में या गुड़गांव शहर में कितने लोग टोटल में इन्फेक्टेड हैं, आप किस तरह से ग्राफ बना सकते हैं और किस तरह से उनको ऑरेंज या किसी भी जोन में कह सकते हैं कि आप जाइए। आज सुबह से मैं टीवी पे देख रहा हूँ, लोगों की धक्का मुक्की की तस्वीरें आ रही हैं लिकर शॉप्स के सामने। इवन मानेसर में कोई फाइलिंग ऑफिस था, उसके सामने सैकड़ों की भीड़ धक्का मार रही है। जैसा कि आपने भी कहा, क्या उनमें से हर आदमी का कोरोना टेस्ट हुआ है कि वो नेगेटिव हैं? अगर उन 500 लोगों में से 4 लोग भी नेगेटिव नहीं हैं और कोरोना टेस्ट नहीं हुआ तो उन 500 के 500 को वो कोरोना दे के जाएंगे। मैंने पिछली बार भी आपके चैनल पे होकाइडो आइलैंड का एग्जांपल दिया था, जापान का। उस समय वक्त कम था, बात नहीं हो पाई पूरी। मैं आज फिर से वो एग्जांपल रिपीट करूंगा। 28 फरवरी को जापान के नॉर्थ में स्थित होकाइडो आइलैंड में सिर्फ 66 केसेस थे और वहां पे लॉकडाउन इंपोज कर दिया गया था। मैं बीजेपी वालों से रिक्वेस्ट करूंगा, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुने। उस लॉकडाउन को 3 हफ्ते रखा गया। जैसे हिंदुस्तान में बिजनेसेस और लिकर शॉप्स और रेस्टोरेंट्स बड़े एंग्जाइटी में आ गई कि हमारा रेवेन्यू लॉस हो रहा है बड़े लार्ज स्केल पे, सेम वहां उस आइलैंड पे हुआ। तो उसके मेयर ने 3 हफ्ते के बाद जब देखा कि केसेस 0 हैं, न्यू केसेस बिकेम 0 ऑन फ्यू डेज, 0 होने के बाद उसने खोला अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी। लेकिन उसमें उनके लोकल जो उनकी मेडिकल एसोसिएशन के चीफ थे वो उनके साथ थे उस समय लॉकडाउन खोलने में। लॉकडाउन खोलने के बाद विद इन 2 वीक्स उनके केस सैकड़ों में हो गए और डेथ्स होनी शुरू हो गई। पहले उनकी एक भी डेथ नहीं हुई थी। उनको दोबारा से लॉकडाउन इंपोज करना पड़ा टुवर्ड्स मिडिल ऑफ अप्रैल और वो लॉकडाउन अभी चल रहा है। लॉकडाउन के बजाय, लॉकडाउन की बदौलत उनके 40 डेथ्स हो चुकी हैं। जिस आइलैंड पे एक भी डेथ नहीं हुई थी उस पे आज 40 डेथ हो चुकी हैं और उनके केस 200-300 में आ चुके हैं। क्या हम वो एग्जाम्पल रिपीट करना चाहते हैं हिंदुस्तान में? The way things have been described by international healthcare experts is the governments are playing Russian roulette with public health. हम लोग जुआ खेल रहे हैं लोगों के स्वास्थ्य और उनकी जिंदगी के साथ। मैं मानता हूं अर्थव्यवस्था बहुत जरूरी है। अर्थव्यवस्था के बजाय देश स्टेबल नहीं रह सकता, प्रगति नहीं कर सकता, जिंदा भी नहीं रह सकता। लेकिन हमने पिछले 10 साल में या पिछले 7-8 साल में जब बीजेपी की सरकार थी, उस अर्थव्यवस्था को क्यों इतना मजबूत नहीं किया कि हम एक रेनी टाइम पे, एक मुश्किल के समय पर सस्टेन कर सके। एक चींटी भी जब अपना घर बनाती है तो वो छोटा छोटा दाना ले जाके अपने घर में संभाल के रख देती है कि जब बरसात आएगी तो मैं घर के अंदर बैठ के उस दाने को खाऊंगी। वो ये नहीं सोचती कि दाना नहीं है, मैं बारिश में जाके दाना ढूंढने जाऊं और मर जाऊं। बिल्कुल, इस मुश्किल वक्त के लिए कुछ भी तैयारी नहीं करके रखी गई कि अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है देश के सामने तो उस वक्त कैसे चीजों को संभाला जाएगा और मेंटेन किया जाएगा। बिल्कुल आपकी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे बफर्स बिल्कुल नेग्लिजिबल हैं। आप इंटरनेशनल लेवल पे देखिए, मैं आपको जब कहिए आंकड़े दे सकता हूं। हमारे पास नेग्लिजिबल अरेंजमेंट्स हैं। क्या किया? स्वास्थ्य सुविधाएं अमेरिका और इटली, फ्रांस, इनमें बहुत ज्यादा अच्छी मानी जाती है। आज उनका जो हाल है, अगर हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी ने
ने लॉकडाउन नहीं किया होता तो ये हाल आज जो है ना, आज जो आंकड़े हैं इससे कई 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 गुना ज्यादा होते। लेकिन इसी वजह से भारत जो है, भारत की तरफ सबकी निगाहें हैं और भारत के प्रधानमंत्री जी को सब सराह रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया और समय पे कदम उठाया। लेकिन अब विपक्ष पार्टियों की तरफ से, सबकी तरफ से जो ये पीछे पड़ा जा रहा है कि नहीं, साथ जान के जहान भी जरूरी है, तो आप कहीं कहीं लॉकडाउन खोलिए जैसे कि बाकी कंट्रीज में भी खोला जा रहा है। तो अनुज अत्रे, कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना तो इंसान के अपने हाथ में है ना। हम उन्हें घर पे कब तक बिठा सकते हैं? उनको खुद समझना, सोचना चाहिए। चाहे नहीं पढ़े लिखे, लेकिन कल को नेहा जी अगर कल को वही लोग बीमार हो जाएं और जरूरत पड़ जाए उन्हें मेडिकल सेवाओं की, तो क्या हम सबको अस्पताल में लिटा सकते हैं? क्या हमारे पास इतना सिस्टम है, हमारा परिपक्व है हम? सोशल डिस्टेंसिंग और मुंह पे मास्क का यही तो बात सही नहीं है कि 22 चांस में अगर किसी में एक में है तो वो एटलीस्ट आगे ना फैला सके। इतना डिस्टेंस आपस में बना के रखना जरूरी है, और अगर नहीं बना सकते तो फिर नेहा जी, आपने खुद देखा, उन तस्वीरों को आप देखकर खुद समझ सकती हैं कि लोग अभी भी कितना ज्यादा लापरवाह हैं या कितना ज्यादा अनॉइंग है अभी भी उन चीजों को लेकर। जी रोहित जी, जी डॉक्टर रोहित। और बोलूंगी कि अगर हम 1 लाख टेस्टिंग रोज भी शुरू करते हैं तो 37 साल लग जाएंगे हमें 125 करोड़ में, 135 करोड़ की आबादी में हमारे को ये टेस्ट करने में। क्या मैं कुछ कह सकता हूँ क्या? चलिए नेहा जी, एक बार सुन लीजिए, डॉक्टर रोहित कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मुझे अनुज अत्रे जी की तरफ जाना है। आप बताइए डॉक्टर साहब, पूरे 4 साल तक क्या हम जिंदा रह पाएंगे? क्या हिंदुस्तान झेलने के लिए तैयार है? 10 लाख रोज के टेस्ट भी हो तो भी हमारी कंट्री जो है सर्वाइव नहीं कर सकती, क्योंकि पौने 10 लाख के हिसाब से 4.5 साल बनते हैं और 1 लाख रोज के हिसाब से। चलिए, यहाँ तो खुद आपने असमर्थता जता दी कि हम उस है ही नहीं उस कंडीशन में कि हम इतना टेस्ट जो है वो अफोर्ड कर सकें या कर सकें। जी डॉक्टर रोहित। तो है कि लगाना अनिवार्य है, लोगों को ये बात समझनी चाहिए। लोगों के जहन में अच्छी तरह राज्य सरकारों को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए कि जो इसका पालन नहीं करे उन्हें जेल में डाले या उनका बाइकआउट करे। आपस में हम लोग भी ऐसे लोगों का बाइकआउट करें जो सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं मानते, मास्क लगा के नहीं निकलते, ताकि उनको ये एक नजीर पेश की जाए कि वो ऐसा करेंगे तो वो अपने लिए भी हमारे लिए भी कितना और कहाँ तक नेहा जी, आज सूरत में जो हुआ, प्रवासी मजदूरों को जब यहाँ पर टिकट नहीं मिल पाई या ट्रेन नहीं मिल पाई तो उन्होंने पुलिस कर्मियों पर ही पथराव कर दिया। कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पर बड़ी एक आबादी को, बड़ी एक संख्या को? जी नेहा जी, मैं कुछ कह सकता हूँ? जी कहिए अपनी बात डॉक्टर रोहित। 3 बातें मैं नेहा जी ने जो कही, मैं 2 या 3 बातें उस बारे में परमिशन हो तो कहना चाहूंगा। जी कहिए। लॉकडाउन बहुत ही जरूरी स्टेप था और जिस समय बीजेपी और इवन प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस लॉकडाउन के लिए एग्री नहीं कर रहा था, उस टाइम पे भी मैंने अपने टीवी इंटरव्यू में पूरी फोर्सफुली बीजेपी के प्रवक्ता को ये बोला था, दानिश जी थे शायद इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, कि लॉकडाउन नहीं करोगे तो यहाँ लाशों के अंबार लग जाएंगे इस मुल्क में। और उसके बाद लॉकडाउन हुआ। मैं बहुत प्रसन्न हूं कि लॉकडाउन हुआ, लेकिन मैं इस बात से अप्रसन्न हूं कि उस लॉकडाउन को पूरी तरह से मॉनिटर नहीं किया गया, पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। पॉलिसी में बहुत ज्यादा गलतियां थी, टेस्टिंग बहुत कम थी। मैंने परसों भी आपके इंटरव्यू पे टीवी पे कहा था कि 5 लाख टेस्ट पर डे हमें जरूरी है करने हिंदुस्तान जैसी आबादी में, और मैंने अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े दिए थे। मैं नेहा जी को कभी भी वो आंकड़े दोबारा दे सकता हूँ। मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा मेरे आर्टिकल पे जाएं, लिंक्डइन पे, उन पे वहां आंकड़े मैंने दे रखे हैं, उस लॉजिक भी दे रखा है। अनुज अत्रे जी, क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर? ये जो सारी कवायद अभी की गई है केंद्र सरकार की ओर से, जो निर्णय यहाँ पर लिए गए लॉकडाउन पार्ट 3 को लेकर और जो छूट दी गई है उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? क्या लगता है इससे हम लड़ पाएंगे कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ? देखिए, अभी तक लड़ाई तो हम लोग लड़ नहीं रहे हैं। ये तो हमारे देश की जनता है कि जिनके दम पर जो है अभी तक कहीं ना कहीं कोरोना कंट्रोल में चल रहा है, वरना लड़ाई कहाँ लड़ी जा रही है? अभी तो जो है ये दृश्य जो दुश्मन है हमारा, इससे हम कहाँ लड़ रहे हैं? कहाँ टेस्टिंग हो रही है हमारे देश में? वही हमारे को पैनलिस्ट बैठे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है कि जब तक हमारे, और कांग्रेस पार्टी भी डे 1 से यही बात बोल रही है कि देश में जब तक हम लोग टेस्टिंग की अपनी वो बढ़ाएंगे नहीं, तब तक कहाँ हमारी लड़ाई हो पा रही है। आज कितने हम लोग टेस्ट कर पा रहे हैं? आज देखिए 1.5 महीने से ऊपर हो गया लॉकडाउन हुए हुए,
और कोरोना को इस देश में दस्तक दिए हुए कम से कम 3 से 4 महीने होने जा रहे हैं। आज भी हम लोग कहाँ खड़े हैं? आज कितनी हमारे जो है कहीं टेस्ट जो हुए भी हैं, आज हालात ये है कि जो ये निकल करके आ रहा है कि सोचिए लोगों पर क्या बीती होगी जिनके टेस्ट हुए हैं, कि ये टेस्टिंग किट ही हमारी जो है गड़बड़ हुई है, और जो टेस्ट हुए वो भी गड़बड़ हुए। एक तो टेस्ट हो नहीं रहे हैं, हम लोगों के टेस्ट हो नहीं पा रहे हैं। अब जो धीरे धीरे मामले अगर निकल करके आ रहे हैं वो इसलिए निकल के आ रहे हैं कि थोड़ी सी टेस्टिंग की कैपेसिटी बढ़ी है। टेस्टिंग की कैपेसिटी जब तक बढ़ेगी नहीं, देश की जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय है कि जो लोग कोरोना पेशेंट हैं वो लोग उनके टेस्ट हो नहीं पा रहे हैं। तो कितने ही लोग ऐसे हैं कि कोरोना से संक्रमण से जो है इस पे गंभीर रूप से जो है बीमार होकर के और न जाने बिल्कुल जो है अपना बिना आइडेंटिफाई हुए, बिना डायग्नोज हुए ही कितने लोग जो है काल के मुंह में समा रहे हैं उसको। तो आज देश जब तक हम लोग इसमें नहीं सरकारें गंभीर होंगी और जब तक एफिशिएंसी नहीं बढ़ाई जाएगी, ये सब जो है बातें और वादे और दिखावे ही रह जाएंगे, जो कि इस गंभीर मसले पर जब पूरा देश इस कोविड-19 पेंडेमिक से जूझ रहा है, हमारी लड़ाई बहुत ही कमजोर अनुज जी, इस नाजुक दौर में क्या लगता है, जैसे आपने कहा कि राज्य सरकारों को गंभीर होने की जरूरत है, जब सभी को गंभीर होने की जरूरत ही है, तो उस दौर में क्या लग रहा है कि अभी सब जो है इस बात को बहुत लाइटली लेने लग गए हैं, लाइटली लेना इसे शुरू कर दिया है। जैसे कि अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान को देखें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोरोना खत्म नहीं होने वाला, हमें कोरोना के साथ जीने की आदत डाल लेनी होगी, अर्थव्यवस्था को खोलना बेहद जरूरी है। देखिए, इस प्रकार के बयान मुझे लगता है कि देश के मुख्यमंत्री या किसी भी प्रांत के जो है प्रमुख को इससे नहीं देकर के जनता का मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए। सरकारों का दायित्व ये है कि जनता के स्वास्थ्य के साथ साथ उनका मनोबल का भी बढ़ोतरी करनी चाहिए। अगर प्रदेश के मुखिया इस प्रकार की बात करेंगे तो सोचिए फिर जनता तो निकल करके सड़कों पर आएगी कि जब कुछ होना ही नहीं है, हमें कोरोना के साथ ही जीना है, तो फिर हम घरों में क्यों मरे? हम लोग घरों में क्यों? आज के 1.5 महीने से जो लोग जनता तपस्या कर रही है घरों में अपना कैद होकर के, वो इसीलिए तो फिर जनता बाहर निकल के आ रही है। जब तक सरकार की तरफ से जो है गंभीर बयानबाजी नहीं आएंगी, राजनीति से ऊपर उठ करके नहीं लोग इस विषय में सोचेंगे। इस समय तो सब दलों को चाहिए कि राजनीति अपना ठंडे बस्ते में डाल दे। राजनीति करने के लिए जीवन पड़ा है, जब जीवन बचेगा तो राजनीति भी हो जाएगी, सरकारें भी दोबारा बन जाएंगी, सब कुछ सत्ता भी आ जाएगी। लेकिन जीवन नहीं होगा और जीवन भी बचेगा तो जब सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था जान भी और जहान भी, ना जान बचेगी ना जहान बचेगा, तो क्या कौन राजा कौन प्रजा? अभी लिकर शॉप को, शराब के ठेकों को लेकर जो केंद्र की ओर से फैसला लिया गया उस पर बात हो रही थी। नेहा दुआ जी जो बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, उन्होंने कहा कि विपक्ष की ओर से भी इस तरह का बार बार दबाव आ रहा था कि अर्थव्यवस्था जो है रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, अर्थव्यवस्था को गति देनी है, तो इस प्रेशर में आके ये फैसला लेना पड़ा कि रेड जोन में भी लिकर के जो ठेके हैं उनको खोला जाएगा। तो कांग्रेस भी क्या इस तरीके का दबाव जो है बना रही थी? कांग्रेस शासित राज्य जो है वहां भी इस तरीके की मांग जो है वो उठ रही थी। देखिए, कांग्रेस तो सबसे पहले ये मांग कर रही थी कि जो केंद्र सरकार ने जो अपना हिस्से का जो जीएसटी का रेवेन्यू राज्य सरकारों का देना है, आप मेहरबानी करके वो दे दीजिए, सरकारें उससे अपना खर्चा चला लेंगी। लेकिन केंद्र सरकार उनका पैसा दबाए बैठी है। आज जो ये कहते हैं कि आप लिकर शॉप्स खोल दीजिए, उससे अपना रेवेन्यू जनरेट कीजिए, ये कोई रास्ता नहीं है। ये तो आज देखिए किस प्रकार से दिल्ली में हमने देखा ना, कैसे स्थिति भयावह हो गई है, कैसे लोग जो है जनता लॉकडाउन तोड़ करके जो है क्या करेगी जनता का सब्र का बांध एक सीमा होती है। आप कब तक जनता को जो है बांध करके रखोगे? लिकर शॉप नहीं खोली गई और भी बहुत सारे काम खोले गए हैं, कंस्ट्रक्शन को इजाजत के लिए बहुत सारे काम खोले गए हैं और कामों से कहीं कोई किसी को आपत्ति नहीं थी। हम भी कह रहे हैं कि फेस वाइज स्टेप बाय स्टेप आप जो है लॉकडाउन अपना खोलते जाइए, लेकिन किसी भी चीज से अब नहीं। आज आप धीरे धीरे मार्केट खोलने, सबसे पहले आवश्यकता ये थी कि जो लोग घरों में बैठे हैं, जिनके साथ में रोजी रोटी का संकट आया है, उनके कर्मचारियों के ऊपर रोजी रोटी का संकट आया है, आप स्टेप बाय स्टेप करके उनकी दुकानें खोल देते, दुकानें खोल देते तो कहीं ना कहीं उनकी कमाई होती जो आज आपको पूरा बाजार बंद कर रखा है। काम खोले गए हैं तो दुकानें खोली गई है ना, लेकिन हाँ, मॉल्स को भी परमिशन नहीं दी गई, क्योंकि मॉल्स को भी परमिशन नहीं दी गई, रेस्टोरेंट को परमिशन नहीं दी गई। वो भी देख के कि किस हिसाब से आज का यही तो है, आज और कल का 2-4 दिन यही देखने में लगेंगे कि जिन चीजों में हमने छूट दी है उसका लोगों ने और राज्य सरकारों ने पूरी तरह पालन करवाया है या लोगों ने उसका नाजायज फायदा उठाया, नहीं तो बंद कर दिया जाएगा। तो ये आप मत कहिए, ये जो है ये एक टेस्टिंग पीरियड है 2-4 दिन लोगों के लिए, कि जो चीजों की रियायत दी गई है उसका नाजायज फायदा मत उठाए, उसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करें और राज्य सरकारी सहयोग दे। और सीमा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सहयोग में लोगों को समझाएं, ना कि लोगों को भड़काने का, राजनीति करें। ये वक्त राजनीति करने का नहीं है, ये वक्त सबको इकट्ठा मिलकर काम करने का है, क्योंकि इकट्ठे मिलकर कोरोना से लड़ा जा सकता है, चाहे वो स्वास्थ्य संगठन हो, स्वास्थ्य सेवी हो या सभी विपक्ष पार्टियों, सबको मिलकर काम करना है। केंद्र अकेला नहीं,
सबके साथ, सबका साथ और सबका विकास। नेहा जी, सबको मिलके काम करना जरूरी है, लेकिन करेक्ट पॉलिसी होना बहुत जरूरी है जी। अगर पॉलिसी गलत होगी तो कितने भी लोग मिलके काम करें, जिस इंसान को पॉलिसी बनाने की पावर है, अगर वो पॉलिसी ठीक नहीं होगी। मुख्यमंत्रियों से और विपक्ष पार्टियों के साथ बैठ के ऐसी पॉलिसी तभी बनाई जाती है। 2 बार सारे मुख्यमंत्रियों से मीटिंग हो चुकी है प्रधानमंत्री जी की, इसलिए आप ये मत कहिए कि In that case, नेहा जी, I am very sorry to say, I am very sorry to say, नेहा जी, तो क्या अब इतनी ज्यादा यहाँ पर देखिए, मजबूरी नेहा वाली जी, स्थिति आ गई मैं कि इससे समर्थ नहीं हूँ। मैं इससे एज ए हेल्थ केयर एक्सपर्ट मैं इस बात से समर्थ नहीं हूँ कि ये पॉलिसी विजुअलाइज करके या दूरदर्शिता से बनाई गई है। इसमें दूरदर्शिता की बहुत कमी है। अगर कायनात जी चाहें तो मैं इस बात पे 1 घंटा अकेला बोल सकता हूँ कि कहाँ कहाँ कमियां हैं, लेकिन ये प्लेटफॉर्म शायद पूरा नहीं है। डॉक्टर रोहित, मैं जरूर इस पर आपकी प्रतिक्रिया लूंगी, आपका पक्ष लूंगी कि इसमें कहाँ कहाँ कमियां हैं और कहाँ आप असहमत हैं। सीमा गिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सीमा जी। कायनात, मैं नेहा से एक बात पूछना चाहती हूँ। बार बार जो जिस तरीके से बोल रहे हैं कि विपक्ष अगर ऐसा रहा। नेहा जी आपको पूरा मौका दूंगी। अभी सीमा जी का सुन लेते हैं, वो क्या कह रही है, उनका पक्ष भी जान लेते हैं। आप ही से सवाल करिए नेहा जी, और आप मुझे लगता है कि पूरी तरीके से उसको समझेंगे और उसका जवाब भी देंगे। जो आप बार बार जो बोल रही हैं कि विपक्ष हम पर दबाव बना रहा था, विपक्ष हम पे दबाव बना रहे थे। विपक्ष का काम तो दबाव बनाना है, लेकिन सरकार में आप है, जिम्मेदारी आपकी है कि आप डिसीजन क्या लेंगे, क्या सही है क्या गलत है। और जो बार बार आप बोल रहे हैं कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि आप जनता के जान पे खेलकर एक्सपेरिमेंट करेंगे। जब जनता मर जाएगी उसके बाद आप सलाह मशवरा क्या गलत है किया गया है। और अगर लोगों ने गलत किया ऐसी कौन सी जरूरत थी कि आपको लगा कि सबसे पहले स्टेज पे खोलना चाहिए उसे? मैडम तो बंद कर दिया जाएगा, लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं नेहा, लेकिन ये गलती करने के बाद बंद करेंगे। आम आदमी, अगर मैं आज गलती करती हूँ, सपोज अगर मैं आज यहाँ से कोई गलती करती हूँ, क्या सरकार मुझे एक चांस देगी कि मैंने गलती की क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी? एक्सपेरिमेंट नहीं, आप यही तो बताइए कि सरकार जो सब जगह समझा रही है, हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग, मुंह पे मास्क लगा के निकलने की बात कर रही है, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो क्या कहते हैं फोन के जरिए हो, हर जगह ये सब खुलेआम सबको समझा रही है। तो लोग क्यों नहीं समझ रहे? शराब की दुकानें खोलने की ऐसी कौन सी मजबूरी थी? आप ये बता दीजिए मुझे, सरकार के पास ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि सरकार शराब की दुकानें खुले? शराब की दुकानों को आप मुद्दा मत बनाइए। और आज तो मुद्दा उसी का है मैम, और वजह से लोग क्राउड। नेहा जी, आज सबसे ज्यादा जमावड़ अगर कहीं देखने को मिला तो वो शराब की ठेकों की बाहर ही देखने को मिला। स्थिति वहीं पर बेकाबू हुई, कहीं कहीं तो पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा लोगों को कंट्रोल में लाने के लिए। काफी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरफ से ये दबाव डाला गया, ये बोला गया, ये अपील की गई। इसीलिए हमने पहले चरण में नहीं खोला, दूसरे चरण में नहीं खोला, तीसरे में यही देखा कि खोल के देखते हैं, क्योंकि बहुत दबाव बना रहे थे कि जो हमारा ये रेवेन्यू है वो सबसे बड़ा जो सोर्स ऑफ इनकम है रेवेन्यू जनरेट करने का, वो इसी के जरिए आता है। तो सरकार ने उसपे थोड़ी सी ढील दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज खोला है तो उसके बाद हमेशा खुला ही रहेगा। लोग नहीं समझेंगे तो ये कल परसों तक बंद कर दिया जाएगा, इसका वापस ले लिया जाएगा आदेश। जब लोगों ने नहीं मानना तो ये मैं लोगों से अपील करूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि प्लीज, अगर आप चाहते हैं कि लिकर शॉप खुले और आप चाहते हैं कि आपका भी और देश का भी भला हो, तो प्लीज सोशल डिस्टेंसिंग को मानिए, मास्क पहन के जाइए, अपने और दूसरे के बीच में 1-2 मीटर की दूरी बनाए रखिए, वरना आप पछताएंगे, हम भी पछताएंगे, क्योंकि हम आपकी जान हमारे लिए सबसे कीमती है। लेकिन उसके साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी देखना है, सब चीजों को देखना है। तो आप ये समझिए, ये समझना हमारे लिए जितना जरूरी है उतना ही आपके लिए भी जरूरी है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ जनता से कि प्लीज सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, ये बहुत जरूरी है इसका। अनुज जी क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर सब कुछ जो है वो जनता की समझ पर ही छोड़ा जा रहा है। सरकार जो है जनता की समझ पर ही कुछ समझेगी या फैसला लेगी। लेकिन निश्चित तौर पे जब से ये लॉकडाउन हुआ है और कोविड-19 का पेंडेमिक आया है देश में, जनता से ही तो सब कुछ किया जा रहा है। जनता से ही उम्मीद की जा रही है कि जनता जो है अपना ध्यान भी जनता खुद रखे, अपने लिए जो है टेस्टिंग का जो है जनता ही खुद करे, अपना खाने पीने का भोजन का ध्यान भी जनता खुद रखे, अपने लोगों कर्मचारियों को पैसा भी जनता दे और आपस में जो है सद्भाव बना के भी और घर में कैद होकर के भी जनता रहे। लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी कहाँ निभा रही है? सरकार के पास एक जिम्मेदारी थी कि सरकार को जनता का टेस्ट करना था, वो टेस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं और जो टेस्ट इन्होंने किए हैं वो भी झूठे टेस्ट निकले। इनकी टेस्टिंग किट्स इनकी जो है वो गलत सिद्ध हो गई।
तो सरकार अपनी, और सरकार का देखिए आज क्या कह रहे हैं कि हमारे पास रेवेन्यू की अभाव हो रहा है। रेवेन्यू कहाँ चला गया? जो इतना लाखों करोड़ों रुपए सरकार के पास फंड्स आया था, क्या एक महीने में सरकार का खजाना खाली हो गया? वो कहाँ चले गए पैसे? आज अभी तो आप 4 महीने कह रहे थे, अभी 1 महीना हो गया। अभी आप लॉकडाउन किए हुए कितना टाइम हो गया आपको? कोरोना पे क्या कर रहे हैं? आपको लॉकडाउन के लिए कितना टाइम हुआ ये बताइए। आपको ये जो सब कुछ लॉकडाउन किया है कितना समय हुआ है? अभी ये लॉकडाउन थर्ड शुरू हुआ है। 45 डेज में क्या देश का खजाना, राज्य सरकारों का खजाना खत्म हो जाता है? बहुत जरूरी है। ये जो स्टडी है, सिंगापुर यूनिवर्सिटी की स्टडी भी यही बताती है कि कम से कम 50 दिन का लॉकडाउन रखना जो है वो हर देश के लिए, स्पेशली इंडिया जैसे, भारत जैसे देश के लिए बहुत जरूरी है। और उसके बाद धीरे धीरे कुछ चरणों में खोला जाएगा। तो ये नहीं है कि 17 तारीख को आप सोचें कि सब कुछ खुल गया, ऐसा नहीं है। 17 के बाद भी कुछ कायदे नियम बनाए गए हैं जो लोगों को पालन करने पड़ेंगे और राज्य सरकारों को लोगों से पालन करवाना भी पड़ेगा। केंद्र ने गाइडलाइंस जारी की है, अब ये राज्यों को देखना पड़ेगा कि वो कितना लोगों के ऊपर अपनी बात को और केंद्र की बात को और इस चीज को जो है हावी नहीं होने देते, कोरोना को आगे नहीं फैलने देंगे। ये राज्य सरकारों के ऊपर भी है। तो जो राज्य सरकार अच्छा काम करेगी उसकी सब सामने आंकड़े आ जाएंगे, कोई किसी को छुपाने की जरूरत नहीं है। जो से भी राज्य सरकारें अच्छा काम करेगी। नेहा जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने ये कहा कि लोगों को ये समझना चाहिए उन्हें किस तरीके से नियमों का पालन करना है, किस तरह से अपनी सुरक्षा जो है वो खुद करनी है। लेकिन इससे पहले भी लोग यहाँ पर कई मांग करते हुए भी दिखाई दिए थे जब लॉकडाउन शुरुआत से ही यहाँ पर लागू किया गया था। जब प्रवासी मजदूर सड़कों पर उतरे थे, अपनी दास्तान बयां कर रहे थे, घर जाना चाहते थे, उस वक्त भी सरकार ने यहाँ पर नहीं सुनी। वो क्या चाहते हैं सरकार ये नहीं जानना चाहती थी, सरकार क्या चाहती है ये बताना चाहती थी। लेकिन अब यहाँ पर जब ये फैसले लेने का मामला आ जाता है, लिकर शॉप्स को लेकर बात हो रही है, तो आप कह रहे हैं कि लोगों को ये समझना चाहिए और अगर वो समझेंगे तो चीजें ठीक तरीके से चलेंगी और सरकार उन्हीं को देखते हुए फैसले ले रही है। जी, आपने जैसे कहा कि सरकार लोगों से, जब पहली बार पहले चरण का लॉकडाउन रखा गया तो प्रधानमंत्री जी ने कहा जो जहां है वो वहीं रहे, पर लोगों ने इस बात को नजरअंदाज किया। जैसे आपने देखा प्रवासी मजदूर निकल आए सड़कों पे, ठीक है उनकी कुछ मजबूरियां थी, उनको खाना नहीं मिल रहा था, उनको किराए की चिंता थी, इसलिए वो लोग बाहर निकल के आए। इस बात को मद्देनजर रखते हुए फिर उनका इंतजाम किया गया कि उनको यहाँ से बच्चे उनके राज्यों में लेके, जब उन्होंने ठान ही लेके हमने जाना है तो उनको राज्य सरकारों को ये जिम्मेवारी दी गई कि आप उनको बसों के जरिए लेके जाइए अपने अपने राज्य में, जो जहाँ के भी मजदूर हैं वहां पर उनको क्वारंटीन कीजिए, उनका टेस्ट कीजिए, थर्मल स्क्रीनिंग करिए, उसके बाद उनको घर जाने की इजाजत है। जो फैसला लिया गया सरकार की तरफ से वो भी बहुत देरी से लिया गया, क्योंकि अब जब प्रवासी मजदूर जिस राज्य से हैं वहां जा रहे हैं तो अपने साथ कोरोना को लेकर जा रहे हैं, कोरोना कैरियर बन के जा रहे हैं। उनकी टेस्टिंग की जा रही है और उनको टेस्टिंग इन द सेंस वहां पर थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है और वहां पर बकायदा उनको क्वारंटीन भी रखा जाएगा। अगर 14 दिन तक उनको कोई बुखार, खांसी या कुछ भी नहीं होता तो उनको घर जाने की इजाजत मिलेगी। उनको ऐसे साफ दिया गया, यही शर्तों के साथ उनको वहां मजदूरों को भेजा गया ट्रेन के जरिए कि आप क्वारंटाइन रहेंगे, वहां पर आपकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद ही आपको आपके घर जाने की इजाजत होगी। ऐसे केंद्र सरकार ने ये गाइडलाइन हर राज्य सरकारों को दी है और राज्य सरकारों को जबरदस्ती कैसे लोगों से पूरा करवाना ये राज्य सरकारों के ऊपर भी, और केंद्र सरकार इसमें पूरी तरह से अपनी पैनी नजर बनाए हुए हर राज्य सरकार पे। सिर्फ यहाँ पर ज्यादा अभी तक जोर जो है वो यही है कि लोगों को कैसे आइसोलेट किया जाए, आइसोलेशन में रखा जाए और उनकी जांच को लेकर के अभी तक जो है कोई भी राज्य सरकार यहाँ पर पूरी तरीके से अपना पक्ष जो है वो साफ नहीं कर पाई है, तस्वीर साफ नहीं कर पाई है। जितनी जरूरत है यहाँ पर टेस्टिंग की उससे बेहद कम अभी भी टेस्टिंग यहाँ पर हो रही है। क्या आपको नहीं लगता कि सबसे ज्यादा काम जो है इस दौरान, लॉकडाउन के दौरान टेस्टिंग को लेकर होना चाहिए था? बिल्कुल, टेस्टिंग भी उतनी जरूरी है। मैंने आपको पहले ही कहा कि टेस्टिंग बढ़ाते जा रहे हैं और 1 लाख हर हफ्ते जो है टेस्टिंग किट का ऑर्डर दे चुके हैं। 1 लाख से पर वीक जो है ये टेस्टिंग होगी और ये मात्रा और बढ़ा दी जाएगी, हर दिन 1 लाख कर दी जाएगी। लेकिन उसके लिए बात वही है, मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि अगर हम 1 लाख से 10 लाख भी एक दिन की टेस्टिंग करते हैं तो आप ये समझिए 135 करोड़ 135, बस छोटा सा है, 135 करोड़ की टेस्टिंग करते करते 10 लाख के हिसाब से भी 3.25-4 साल लग जाएंगे। तो आप खुद 35 महीने, तो आप खुद नेहा जी अगर इसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो जो लोग नेगेटिव भी निकले होंगे ना तो शायद वो भी पॉजिटिव की उसमें श्रेणी में आ जाएंगे। जो है सोशल डिस्टेंसिंग और थोड़ा सा लॉकडाउन को और बढ़ाना,
ये भी मैं मानती हूँ कि ये बहुत जरूरी है इस समय के हिसाब से कि थोड़ा सा लॉकडाउन बढ़ाया। यही अभी 2 हफ्ते यही देखा जाएगा कि ये जो लॉकडाउन बढ़ाया है और इसमें जो थोड़ी थोड़ी सी रियायतें दी गई हैं उसका क्या आगे इम्पैक्ट होता है, क्या आंकड़े आते हैं, ये सब अब आगे आने वाले 2 हफ्तों के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं तो लॉकडाउन और बढ़ा दिया जाएगा। डॉक्टर रोहित। नेहा जी, आपने 1 लाख 1 हफ्ते की टेस्टिंग की बात की, क्या आप सीरोलॉजिकल टेस्ट की बात कर रहे हैं या पीसीआर किट्स की बात कर रहे हैं? पहली बात तो ये है, हम ये बात कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि सीरोलॉजिकल टेस्ट किट्स जो हैं, एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट किट्स, उनका इतना ज्यादा फायदा नहीं है। जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, हम ये बार बार कह रहे हैं, पूरी दुनिया कह रही है, सारी दुनिया के साइंटिस्ट कह रहे हैं, WHO कह रही है, पीसीआर इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। आप जो भी नतीजे आंकड़े लाते हैं वो पीसीआर के टेस्ट के बेसिस पे लाते हैं। मुझे नहीं लगता कि हम लोग हफ्ते में भी 1 लाख टेस्ट कर रहे हैं। पहली बात तो पीसीआर के अगर कर भी रहे हो तो भी ये बहुत कम है। मैंने बार बार ये कहा है कि हमें 5 लाख पीसीआर टेस्ट पर डे करने चाहिए। आपने खुद बोला है हम 135 करोड़ स्ट्रांग हैं। आप बाकी मुल्कों की आबादी उठा के देख लीजिए, ब्रिटेन, जर्मनी 8-10 करोड़ की आबादी के लोग भी 1 से 2 लाख टेस्ट पर डे कर रहे हैं। हम 135 करोड़ हैं। 135 करोड़ में 1 लाख टेस्ट 1 हफ्ते में कितनी पॉपुलेशन के बारे में हमें पता चलता है? कुछ भी नहीं। और उसके बेसिस पे आप डिसीजन पे डिसीजन दिए जा रहे हैं। इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन को अहमियत ज्यादा दी जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन ये दूरदर्शिता की कमी थी। दूरदर्शिता की कमी नहीं है। उससे पहले कांग्रेस सरकार थी, यहाँ पर 60 साल से भाजपा थी, बीजेपी जब आई है तो आप सोचिए कि आप लोगों ने क्या स्ट्रक्चर, कांग्रेस सरकार ने क्या स्ट्रक्चर बना रखा है। इतनी खराब नहीं कर पाई पॉलिटिकल लेवल पे, जनता को भुगतना पड़ रहा है और हमको भी भुगतना पड़ रहा है। तो ये जो कमियां थी ये कांग्रेस सरकार की थी, जिसका भुगतान कांग्रेस सरकार, लेकिन ये वक्त लड़ाई करने का, राजनीति करने का नहीं है। इसीलिए मैं समझा रही हूँ कि आप राजनीति मत कीजिए। नेहा जी, ये वक्त ये भी नहीं याद दिलाने का है कि तत्कालीन सरकार ने या पूर्ववर्ती सरकार ने जो किया उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी तैयारी किस स्तर पर चल रही है और हम क्या कर सकते हैं, ये ज्यादा ध्यान देने का है। हम कर रहे हैं, तभी तो ये बात है। अगर हम नहीं करते तो आज आंकड़े कई गुना ज्यादा होते हैं। प्रधानमंत्री जी की तारीफ पूरी दुनिया कर रही है, तो क्या ऐसे ही कर रही है या हमने उनको पैसे खिला रखे हैं? इतने बड़े बड़े राष्ट्रपति, चाहे डोनाल्ड ट्रंप से लेकर बोरिस जॉनसन, कोई भी। मैडम, डोनाल्ड ट्रंप की अपनी कंट्री में क्या हो रहा है? जो लॉकडाउन से बोला वहाँ पे क्या? बोरिस जॉनसन का भी नाम लिया, आप उनकी भी बात कीजिए। तो ये सारे प्रधानमंत्री आज अगर हमारे प्रधानमंत्री की तारीफ करते, हिंदुस्तान की तारीफ करते, तो ये गर्व की बात है। लेकिन विपक्ष पार्टी को सर आप तारीफ करने नेहा जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी प्रधानमंत्री की तारीफ की थी, उनके लॉकडाउन को इम्पोज करने के फैसले को भी सराहा था। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है कि वो यहाँ पर जो गाइडलाइन केंद्र की तरफ से दी गई थी उसको पूरी तरीके से वो अनदेखा उन्होंने कर दिया। लेकिन जो ये इन्होंने परसों से किया है उसके उस अफवाह का नतीजा ये कि सारे मजदूरों में हफ्तड़ मच गई, जबकि केंद्र सरकार ने पहले ही कहा। मैडम, ये भगदड़ आपकी क्रिएट की हुई है। मैंने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को मार्च में कहा था आप सबको देखना पड़ेगा मजदूरों के बारे में। अनुज अत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अनुज वो ऐसी स्टेटमेंट दे देती है कि लोगों में हड़कंप मच जाता है और लोग पागलों। जी अनुज जी। देखिए कायनात जी, अभी ये बार बार अभी जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी की नेता यहाँ बैठी हुई बोल रही हैं कि कांग्रेस की जिम्मेदारी। हम ये पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस ने तो बहुत महत्वपूर्ण तरीके से 70 सालों में अपनी जिम्मेदारी निभा करके एक मजबूत स्ट्रक्चर तैयार किया। आपने क्या किया? अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो हमारे बनाए हुए मजबूत, कृपया बीच में ना बोलिए, आपके बीच में नहीं बोलता, थोड़ा सा इनको नेहा जी सुन लीजिए, अनुज जी की बात पूरी ले लेते हैं, उसके बाद जरूर आपको भी मैं दूंगी टाइम। समय राजनीति करने का नहीं है, लेकिन उन्होंने राजनीतिक बात छेड़ी है तो मेरे को यहाँ बताना आवश्यक होगा, जनता को याद दिलाना भी आवश्यक होगा कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने शपथ ली थी, आते ही जो है पड़ोसी मुल्कों में पैसा बांटना शुरू कर दिया था। ये मैं आपको फिगर देता हूँ कि 10,000 करोड़ रुपए इन्होंने भूटान को दिए, मंगोलिया को 70,000 करोड़ दिए, बांग्लादेश को 15,000 करोड़ दिए, कोरोना पीरियड में दिए, कोरोना काल में दिए। बताइए अरे सुन लीजिए, थोड़ा बीच में ना बोलिए, बीच में ना बोलिए। नेहा जी देश की संपदा को सहज के रखने की बात ऐसे हो रही है, उसी को लेकर के वो थोड़ा सा यहाँ पर बता रहे हैं जानकारी। सुन लीजिए, आपको पूरा मौका दूंगी मैं। राजनीति नहीं,
आज तक जो हमारी मूलभूत कायनात जी, इस सुविधाएं तरह से हैं, चर्चा तो नेहा होगी जी, नहीं, नेहा मुझे जी लगता है। सुन लीजिए, नेहा जी नहीं। आपको पूरा टाइम दिया, आप सुन लीजिए। अत्रे जी भी बहुत आराम से सुन रहे थे आपकी बात। जी अनुज जी। देखिए ये मैं वो पैसा गिना रहा हूँ कि ये वो पैसा था जो कांग्रेस की सरकारों को, जिसको ये पानी पी पी करके भर करके कोसते हैं, वो कांग्रेस की सरकारों ने इस देश के खजाने में पैसा भरा था और मोदी साहब ने आते ही प्रधानमंत्री बनते खाने शुरू कर। आज हम ये पूछना चाहते हैं वो पैसा क्या इन्होंने इकट्ठा किया था? आज जितना भी देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, आज ये बता दें इन 6 सालों में इन्होंने कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए, कौन से इन्होंने नए हॉस्पिटल्स तैयार कर दिए? जितने भी हॉस्पिटल्स में आज अगर कोरोना पेशेंट्स का इलाज हो रहा है वो सब कांग्रेस शासनकाल में तैयार हुआ गया है। आप बता दीजिए कि आपने अपने 6 साल अपने जोड़ लीजिए और 6 साल अटल जी के जोड़ दीजिए, इन 12 सालों में कितने आपने इस देश के हॉस्पिटल तैयार करके दिए हैं जो आप बोलते हैं कि उन्होंने 70 साल में कुछ नहीं किया और हमने ये कर दिया। आपने केवल और केवल वो किया कि 100 करोड़ रुपए नमस्ते ट्रंप की आप जो है अगवानी करने में अहमदाबाद में कर दिए। जिस समय कोरोना हमारे देश में पैर पसार चुका था, आप कोरोना की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, आप ट्रंप के लिए 100 करोड़ रुपए आप खर्च रहे थे। आप मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में लगे हुए थे, आपका ध्यान सारा उस तरफ लगा हुआ था, कोरोना की कहीं ना लड़ाई में कहीं अनदेखी तो हुई है। थोड़ा वक्त यहाँ पर लगा फैसला लेने में, फैसला लिया जरूर गया, लेकिन अगर वक्त पर लिया जाता तो शायद आज नतीजे और कुछ और ही होते। जी सीमा जी। कायनात जी, मैं एक अनुज जी से एक सवाल करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये। मैं अनुज जी से पूछना चाहती हूँ कि पिछले 50 सालों से ज्यादा आप लोगों ने राज किया है, आज जो हालात हुए हैं देश में कि एक आम आदमी को ये फर्क नहीं समझ में आता कि उसकी बुराई किसमें और भलाई किसमें है। ये शिक्षा जो हम अपने नागरिकों को नहीं दे पाए हैं, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या आप जिम्मेदारी लेंगे? आपने इतना पैसा कमाया, आपने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर देश को दिया, आपने सब कुछ दिया, क्या इस देश के नागरिकों को आप एक अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन दे पाए, उनको एक अच्छा नागरिक बना पाए पिछले 50-55 सालों में? कि वो जनता ये पहचान सके, उसको ये इतनी बुद्धि उसके पास हो कि उसको ये पता हो कि मेरा भलाई किसमें है और मेरी बुराई किसमें है, मैं गलत क्या है और सही क्या है मेरे लिए। क्या आप उस तरह की एजुकेशन देश के आम आदमी को दे पाए? मैं आपको बता देता हूँ, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। जनता अब समझ चुकी है। देखिए, प्रचार तंत्र एक ऐसा था भारतीय जनता पार्टी का कि जिसमें 2014 और 2019 में देश की जनता इनके प्रचार तंत्र से भ्रमित हो गई थी, लेकिन अब जनता की आंखें खुलने लगी है, वो दूध का दूध और पानी का पानी समझने लगे हैं कि कौन दूध है और कौन पानी है। नहीं, मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ। देखिए, डेवलप किया एक आम आदमी की। अब सुन लीजिए, आपने प्रश्न पूछा, जरा उत्तर सुन लीजिए थोड़ा। ऐसे नहीं होता, देखिए ऐसे नहीं होता। आपने पूछा, सुन लीजिए थोड़ा सा। राजनीतिक जवाब, मैं राजनीतिक बयानबाजी नहीं करूंगा, लेकिन आप उस बयान को क्या करेंगे कि जब जिस देश में आज एनएसएसओ कहता है कि 45 सालों से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज के माहौल में, ये कोरोना से पहले की बात कर रहा हूँ, मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ, आज की बात नहीं कर रहा हूँ। कोरोना में तो जो गई है नौकरियां गई हैं, लेकिन 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी इनके शासनकाल में पिछले साल तक हो चुकी है। तो इसका मतलब इससे पहले के 45 साल बेहतर रहे थे इन 6 साल के शासनकाल में। मोदी की रिपोर्ट आपने नहीं पढ़ी, उसमें जो है बेरोजगारी। चलिए, मुझे अंतिम प्रतिक्रिया लेनी है डॉक्टर रोहित भैया से। डॉक्टर रोहित, बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था, अगर मजबूत अर्थव्यवस्था में इस देश का नाम होता है, विश्व में मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में अगर 2014 में हमारे देश की हो चुकी थी, तो वो मोदी साहब जो अपने घर से लेकर के नहीं आए थे, कांग्रेस की सरकारों ने इस देश को मजबूत अर्थव्यवस्था दी थी, जिसके दम पर देश के प्रधानमंत्री का विदेशों में जाकर के स्वागत हुआ है, या विदेशों में जाकर के इस देश का नाम हो, व्यक्ति विशेष का नाम नहीं होता, व्यक्ति विशेष। डॉक्टर रोहित, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि अब जो यहाँ पर अलग अलग सुरताल सुनाई देने लगे हैं लॉकडाउन को लेकर के भी, और जो नियम और शर्तें लगाई गई हैं उसको लेकर के भी, तो क्या अब ये लगता है आपको कि हम फिर से उसी स्थिति में पहुंचने वाले हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, या और हालत जो है बद से बदतर हो जाएगी? और अगर ये जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया कि अब हमें कोरोना के साथ जीना सीख लेना चाहिए, इसको आप कैसे देखते हैं? कायनात जी, मैं आपके दूसरे सवाल का पहले जवाब दूंगा जी। जो केजरीवाल साहब का बयान है, उसमें कुछ बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन कुछ बात मुझे ठीक नहीं लगी। जिस बात से मैं सहमत हूँ वो ये है कि ये बात सही है कि हमें अब कोरोना के साथ किसी तरह से जीने का रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना हमारे बीच में 2022 तक रहने वाला है। 2021 के मिडल या ऑटम तक तो हम वैक्सीन भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि पूरे वर्ल्ड में मासेस को मिल जाएगी, और उसके बाद जाके हम इरेडिकेशन की बातें सोचेंगे। तो ये तो हुई पहली चीज जो एग्री करता हूं मैं। जो नहीं एग्री करता हूं वो ये है कि वो साथ में ये कह रहे हैं कि सब कुछ खोल देते हैं, सब कुछ चला देते हैं। ये एक इमेच्योर पोजीशन है।
वो बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन उनकी इस बात से मैं सहमत नहीं हूं कि सब खोल देते हैं पैसा कमाने के लिए। ये वक्त पैसा कमाने की सोचने का नहीं है। पैसा कमाने के बड़े वक्त आएंगे हमारे पास। अगर हम लोग बच गए तो हम सब मिलकर देश को दोबारा खड़ा करेंगे अपने पैरों पे और दोबारा देश को अमीर बना देंगे। हम सब प्रवासी भारतीय देश के साथ हैं, हर प्रदेशों के साथ हैं। लेकिन अगर हम लोग मर गए, हमारे परिवार मर गए, तो हमारा मनोबल टूट जाएगा, हम फिर देश के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। ये तो हुई उनके बयान की बात। अब पहले जो आपने सवाल पूछा कि जो डिफरेंट सुरताल आ गया है सब पार्टियों में और सब जोन्स की बातों पे, देखिए मेरा शुरू से यही मानना रहा है कि एक देश में एक नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए। एक देश में 25 अलग अलग जोनल पॉलिसीज होना गलत होता है। उससे होता क्या है कि जब एक जोन के लोगों को कोई रियायत मिलती है और दूसरे जोन को नहीं मिलती, तो जिसको मिल रही होती है वो तो उसका मिसयूज करता है और जिसको नहीं मिल रही होती वो उससे अनरेस्ट और यही वजह रहती है कि दूसरे की देखम देख जो पहले अपने आप को रोके हुए होता है वो भी फिर उसी ढर्रे पर चल पड़ता है जिस पर दूसरे चल रहे हैं। दैट इज कॉल्ड रिबाउंड फिनोमिना इन साइकोलॉजी। ये बात मैंने बार बार आपके चैनल पे भी कही है और बार बार आगाह किया है। दिस इज वन ऑफ द पॉलिसी फेलियर्स ऑफ दिस गवर्नमेंट एट नेशनल लेवल कि उन्होंने दूरदर्शिता नहीं दिखाई कि हमारे देश के लोगों का सोचना कैसे है, हमारे देश के लोगों का बिल्कुल। यहाँ पर जैसे इमरजेंसी के दौरान सिर्फ यहाँ पर पावर में जो सेंटर रहता है उसी की जो है हर एक बात मानी जाती है, उसी तरीके से हेल्थ इमरजेंसी है यहाँ पर भी उसी तरह से चीजों को लेकर चलना चाहिए। राज्य कुछ अलग तरीके से कर रहे हैं, केंद्र कुछ कह रहा है, वो बात यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, लेकिन अब सरकारों को अर्थव्यवस्था की चिंता सताने लगी है। ये चिंता जायज भी है, लेकिन सवाल फिर वही आ जाता है कि क्या अब जान से ज्यादा जहान हो गया है? कहीं ऐसा ना हो कि नियम शर्तों के साथ दी गई ये छूट कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई को ही कमजोर कर दे और हमने जहां से शुरुआत की थी फिर हमें उसी मुकाम पर लाकर खड़ा कर दे। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।